हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक्स। देर से वीडियो बनाने के लिए माजरत, कुछ तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी। खैर, नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि यूके में एक हमारे काफ़ी सक्सेसफुल भाई हैं। बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, इरफान अहमद उनका नाम है। लियाकत से उन्होंने अपनी स्ट्रगल शुरू की, जहाँ तक हम उनको जानते हैं, बल्कि लियाकत से भी पहले से। उन्होंने नर्सिंग की पाकिस्तान से, पाकिस्तान में जो है ना वो मैट्रन तक पहुँचे, मैट्रन तक की पोस्ट तक पहुँचे। फिर उसके बाद वो दुबई गए और अभी यूके में हैं। और यहाँ पे भी जब वो आए तो उन्होंने शुरू से ही स्टार्ट किया और फिर अभी काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं वो। तो ये एक थोड़ी-सी मोटिवेशनल स्टोरी जो है आपके साथ जो है ना हम शेयर करेंगे आज। तो चले आए उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी का आगाज़ किया। तो ये स्टोरियाँ जो इस तरह की स्टोरीज़ होती हैं इसलिए लेके आता हूँ मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए या जो भी जो सुनने वाले हैं मेरे उनके लिए कि उनको थोड़ी-सी मोटिवेशन मिले। कुछ लोग हैं जो काफ़ी अरसे से नर्सिंग में हैं, वो कह रहे हैं कि यार अभी तो हम बहुत सीनियर हो गए हैं, अभी हम मैनेजमेंट की अच्छी पोस्ट पे हैं, अब जाएँगे दोबारा से हम शुरू से करना है, बैंड 5 से स्टार्ट करना है यूके में। तो उनके लिए भी एक ये है स्टोरी थोड़ी-सी मोटिवेशनल होगी कि भाई किस तरीके से उन्होंने बैंड 5 से स्टार्ट किया लेकिन अभी बैंड 6 में है, बैंड 7 के लिए जा रहे हैं। तो ये सारा हम उनसे पूछते हैं। चले आइए इरफान साहब से बात करते थैंक यू वेरी मच इरफान भाई। आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत अरसे से जो है वो कोशिश कर रहे थे कि आपसे टाइम लें, बुलाकर आज हमने आपको पकड़ ही लिया। तो ज़रा थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें हमारे व्यूवर्स के लिए, तो बड़ी मेहरबानी। Once again, thank you so much for inviting me here. I'm always here to support you and support all my fellow nurses from Pakistan. So, a little bit about me. So, my name is Irfan Ahmed. So, इस वक्त जो है मैं अभी यहाँ पे एक NHS ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ एज ए इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट मैनेजर। मेरे बैकग्राउंड के बारे में मैंने बेसिक नर्सिंग क्वालिफिकेशन है वो पाकिस्तान से हासिल की सर सीजे साइकेट्रिक हॉस्पिटल हैदराबाद से। Then afterwards, I started working with Laka National Hospital, where I worked almost like 5 years. Then मेरी BSc जो है वो मैंने complete की Dow University of Health Sciences से, and then I started working with another trust which is Murshid Hospital, जहाँ पे मेरे पास dual responsibility थी, College of Nursing and as well as I was the matron for the nursing administration side. देन आई मीन वहाँ पे करने के बाद तकरीबन 2010 के अंदर I moved to Dubai, so where I was working on a different role. So I started again my journey as a staff nurse and then progress further, which I'm sure you all are aware. So वो भी थोड़ी सी difficult journey थी UAE की, but it was really good. And then the last job which I was working in one of the Royal Hospital in Al Ain. So my main responsibility was I was like the senior manager and working as an administrator for that hospital. So then I thought about moving into England. So 2021 के शुरू में तकरीबन जो है कोविड जिस टाइम के ऊपर पीक पे था, देन उसके बाद मैं मूव होके इंग्लैंड में आया। देन अगेन आई स्टार्टेड माय जर्नी सेम पेस के साथ। अब जब आप इंग्लैंड में आप मूव होते हैं, सो आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी अवेयर, सो यू आर वन ऑफ द पर्सन हु फॉलो दैट प्रोसेस। तो जब आप यहाँ पे आते हैं, नो मैटर वट एवर क्वालिफिकेशन यू हैव इट, और आपका क्या एक्सपीरियंस है और कितनी आपकी चीज़ें आपके पास है, आपको दोबारा से प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, विच इज़ लाइक इनिशियली द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आके मैंने एज अ बैंड 3 स्टार्ट किया, जिसको बैंड 3 या बैंड 4 के ऊपर, जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब से आपको लेते हैं। आया मैं नर्स के रूट पे ही था, बट फर्स्ट इनिशियल जो 1 से 2 महीने का टाइम होता है, उसमें आपको बैंड 3 पे काम करना पड़ता है अंटिल यू पास योर एग्जाम, व्हिच इज़ द लास्ट एग्जाम इज़ ऑस्की। उसके बाद मैंने शेफील्ड टीचिंग हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स ज्वाइन किया, मतलब सेम हॉस्पिटल where I came in as a band 3. And then moving forward, within a 6 month time, I started applying for the next level position. And finally, I got into the management because my best is management. So I decided to join as a management. So where I can help my own people and then, fellows who are in nursing.
So recently, as I said earlier, I'm working as an international recruitment manager in one of the NSS trust. So this is a little bit about me. Yeah. थैंक यू वेरी मच इरफान भाई। अच्छा, थोड़ा सा बीपीएनएमए जो ग्रुप है उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर दें कि आपने जो है उसके बारे में काफ़ी मीटिंग्स की हैं, आपने काफ़ी मीटिंग्स अटेंड की हैं, काफ़ी लोगों से मिले हैं आप, उसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो उसमें जगह जो नर्सेज यहाँ पे ऑलरेडी हैं या जो नए आने वाले नर्सेज हैं, वो अगर शामिल होते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होंगे और इन फ्यूचर कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये ग्रुप, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें प्लीज़। जी गुल भाई, यहाँ पे हम लोग जो है असल में उस ग्रुप में मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्म ग्रुप था जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी नर्सेज एसोसिएशन। तो उनके चेयर्स हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब इस ग्रुप के ऊपर काम कर रहे थे। तो रिसेंटली व्हेन आई मूव्ड इनटू दुबई, आई मीन फ्रॉम दुबई टू यूके, सो मैं उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हुआ। तो मेनली उस ग्रुप का काम, दिस इज़ सेम ग्रुप लाइक एनी अदर ग्रुप। आप यहाँ पे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बीना है जो कि ब्रिटिश इंडियन नर्सेज एसोसिएशन है। इसी तरीके से बहुत सारी मतलब डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन है तकरीबन हर कंट्री की। एग्ज़ैक्टली। फ़िलिपीन की है, अफ्रीकन की है, नाइजीरियंस की है। अगर नहीं थी तो कोई पाकिस्तान की नहीं थी, ठीक है? उसमें एक 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 ऑर्गनाइज़ेशन, आई कम अक्रॉस वन ऑफ द ऑर्गनाइज़ेशन व्हिच इज़ कॉल्ड लाइक अपना। एक्टिव है बट वो उस लेवल तक नहीं है जहाँ पे उनको होना चाहिए। So then I got involved with a few more people who are behind this group like British Pakistani Nurses Association. तो इसमें हमारी कोशिश ये है कि जितने ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी नर्सेज हैं, नर्सेज फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान एंड एज वेल एज जो यहाँ पे हैं ब्रिटेन के अंदर हैं, उनको हम साथ में इन्वॉल्व करें और उनके जितने मसले मसाइल हैं। क्योंकि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पे आके हमें ये चीज़ पता चली है कि जब आपकी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो आपकी अप्रोच होगी हायर लेवल के ऊपर। तो आप जो है उनकी पॉलिसीज़ मीटिंग जो है वो आप अटेंड कर सकते हैं और देन उनके अंदर जाके आप अपने मसले मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। अब ड्रॉबैक ये है हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से कि हम लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन चीज़ों के अंदर। तो उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अभी जो हैं उसमें शामिल हैं। आपको भी इनवाइट किया था, आप भी उसके अंदर मतलब बीपीएनएमए के अंदर हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी नर्सेज़ हैं ऑल अराउंड द यूके उनको शामिल करना चाह रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट मीटिंग हो हाई लेवल के ऊपर, तो उसमें हम अपना जो मोटिव है उसको डिस्कस कर सकें, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन शो कर सकें पाकिस्तानी की और इस तरीके से हम उनके जो मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व कर सकें। क्योंकि जितनी और ऑर्गेनाइज़ेशन है दूसरी मतलब कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइज़ेशन है वो अपने प्रॉब्लम वहाँ पे लेके जा रहे हैं। अब जो मेन एक प्रॉब्लम हमारा चल रहा है मतलब रिक्रूटमेंट के लिहाज से वो ये है कि पाकिस्तान रेड लिस्ट के अंदर है, ठीक है? ये एक मेन कंसर्न है जो कि हम लोग हाइलाइट कर रहे हैं उस लेवल के ऊपर ताकि जल्द से जल्द हो सके तो पाकिस्तान को उस रेड लिस्ट से निकाला जाए ताकि हम वहाँ से नर्सेज़ को हायर कर सकें पाकिस्तान से। So this is little bit about, I mean, BPNMA, and I will invite everybody to come across and then join the BPNMA. थैंक यू वेरी मच इरफान भाई, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आता है वो लोग पूछते हैं कि रिक्रूटमेंट के बारे में, जैसे आप रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं तो आप किस तरीके से रिक्रूट करते हैं, मतलब एनएचएस डायरेक्टली आप जो है उससे हायर करते हैं लोगों को या फिर किसी एजेंसी के थ्रू बिल्कुल। करते हैं? थोड़ा सा रिक्रूटमेंट का आपका जो प्रोसेस है वो बता दें, हमारे व्यूवर्स के साथ वो शेयर कर दें कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता क्या है असल में और क्या 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 स्टेप होते हैं उसके। थैंक यू सो मच गुल फॉर आस्किंग द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, रिक्रूटमेंट में ये है कि अभी आपको पता है कि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट जो है वो तकरीबन चली आ रही है मेरे ख्याल 2020 से ऑनवर्ड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। रिक्रूटमेंट तो कभी मतलब यूके में स्टॉप हुई नहीं, लेकिन इनका क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोग आते रहते हैं। तो पहले यूरोपियन लोग थे यहाँ पे एंड देन आफ्टर ब्रेक्सिट अभी दे आर फोकसिंग ऑन इंटरनेशनली रिक्रूटमेंट, आई मीन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। So where they are hiring people from India, Pakistan, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं जो भी यहाँ पे आना चाहे तो उन सब के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट ओपन है। तो हम जब रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं तो प्रोसेस जो है उसके बहुत सिंपल है जिस प्रोसेस से आप और मैं आए हैं।
लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और बहुत सारे लोग इस बारे में क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या प्रोसेस है, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। तो चलो हम उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एज़ अ नर्स अगर आप यूके के अंदर आना चाहते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आई मीन सिंस यू नो द प्रोसीजर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये है कि पहली जो चीज़ है, पहला स्टेप जो है उसका ये है कि आपको इंग्लिश एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। इंग्लिश एग्ज़ाम में इस टाइम पे जो एनएमसी की रिक्वायरमेंट है, उसमें 2 इंग्लिश टेस्ट हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं। एक है ओईटी और दूसरा है आईएलटीएस। अगर आप आईएलटीएस करते हैं, तो आईएलटीएस में आपको एकेडमिक आईएलटीएस चाहिए होता है। एकेडमिक आईएलटीएस में आपको स्पीकिंग, रीडिंग और लिसनिंग में 7 और राइटिंग के अंदर 6.5। आप 1 अटेम्प्ट के अंदर करें या आप 2 अटेम्प्ट के अंदर करें, दोनों का आपका कंबाइन हो जाता है स्कोर। और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं एंड यू आर रियली हेल्पफुल, यू आर टॉकिंग अबाउट इट। सो अ, वही तमाम चीज़ें हैं। देन उसके बाद ओईटी है, तो ओईटी का भी यही है कि ओईटी में आपको रीडिंग, स्पीकिंग और जो लिसनिंग है उसमें बी चाहिए होता है। और देन उसके बाद जो राइटिंग है उसमें सी प्लस भी अगर आपका होगा, तो वो चल जाएगा। अभी कुछ न्यू चेंजेस आ रही हैं, जो कि एनएमसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट की हैं, बट दैट चेंजेस विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर जनवरी 2023। तो उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि अगर कुछ लोगों का स्कोर जैसे वो इस मतलब उन्होंने स्कोर कम नहीं किया, बट उन्होंने ये कहा है कि एग्ज़ैक्टली उन्होंने एक क्लबिंग का टाइम बढ़ा दिया है और दूसरा ये कहा है कि अगर आपके किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट में आपका स्कोर जो है वो 270 से अबव है, 280 से अबव है, तो आप उसको अगर वो सी भी होगा, क्योंकि 280 के दरमियान सी होगा, तो उसको नेक्स्ट में आपने उसको अगर वो राइटिंग में है तो आपने बी लेके आना है। और अगर मतलब किसी और कंपोनेंट में है, राइटिंग में है तो आप सी प्लस तक लेके आएँ, और अगर आपका मतलब किसी और कंपोनेंट में है तो आपने बी लेके आना है। तो ये चीज़ें एक मतलब ये न्यू एडवांसमेंट हुई है, बट दैट विल हैपन जनवरी 2023। तो ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, जब आप इंग्लिश पास कर लेते हैं, तो इंग्लिश पास करने के बाद आपका सेकंड स्टेप आ जाता है। ये सारा प्रोसेस आपको खुद करना होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आपका जो है वो सीबीटी एग्ज़ाम कहलाता है। सीबीटी एग्ज़ाम बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान से दे रहे हैं, पाकिस्तान में भी सेंटर है। आपको एनएमसी की एप्लीकेशन अपनी प्रोसेस करनी पड़ती है ऑनलाइन। वन्स यू प्रोसेस दैट एप्लीकेशन ऑन द एनएमसी वेबसाइट, तो उसी एनएमसी की एप्लीकेशन की जब वेरिफिकेशन होती है, तो वहाँ से आपको एक लिंक आता है कि नाउ यू आर अलाउड टू सिट फॉर द सीबीटी एग्ज़ाम, ठीक है? तो आप अपना सीबीटी एग्ज़ाम बुक करते हैं ऑनलाइन, जिस कंट्री के अंदर है आप वहाँ पे बुक करेंगे। वो सीबीटी एग्ज़ाम अभी जो है, जब हम लोगों ने दिया था तब वो एक ही एग्ज़ाम होता था, 1 कंपोनेंट था। अब उसको डिवाइड कर दिया उन्होंने 2 कंपोनेंट में। एक एक जो है वो कैलकुलेशन का पार्ट है और एक आपका जो है वो मतलब जो जनरल क्वेश्चन होते हैं नर्सिंग से रिलेटेड। आई वुड से इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी एग्जाम। आई मीन अगर आप उनकी पॉलिसी प्रोसीजर को रीड करें और बहुत सारी बुक्स और मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको अगर ऑनलाइन देखें तो वो एग्जाम आपका विद इन अ वीक आपका हो जाता है। देन उसके बाद अच्छा, जब आपने ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए, तो थर्ड स्टेप आपका आता है ऑस्की। अब ऑस्की का प्रॉब्लम ये है कि ऑस्की आपको यूके के अंदर आके देना होता है। अच्छा, जो पिछले 2 स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किए हैं रिक्रूटमेंट के लिहाज से, वो आप अपने कंट्री ओरिजिन से आप दे सकते हैं, कहीं से भी। आप चाहे इंडिया में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप चाहे सऊदी में हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो वो आप अपनी मतलब वो रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लें। और देन उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हैं, तो जब उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ हैं हर जगह के ऊपर, तो वो आपकी सीवी आप उनको फॉरवर्ड करते हैं, देन दे विल लाइन यू अप फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो आपका जब इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, तो वो रिक्रूटमेंट। अब जो एनएचएस के अंदर आजकल जो रिक्रूटमेंट हो रही है, उस रिक्रूटमेंट के अंदर आपकी ये 2 स्टेप जो है वो क्लियर होने चाहिए आपके अपने कंट्री से। जब आपके ये 2 स्टेप क्लियर हो जाते हैं, देन यू नीड टू हैव अ अपडेटेड सीवी, आप अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो कोई ना कोई ट्रस्ट जो है, क्योंकि ट्रस्ट के पास डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ होती हैं, वो एजेंसी से मतलब आपका इंटरव्यू लाइन अप करते हैं। देन वो इंटरव्यू आ जाता है, मतलब जो रिक्रूटमेंट का जो मतलब ऑफिशियल होती है उनके पास आ जाते हैं, तो हम वहाँ से उनको लेके इंटरव्यू करते हैं। वंस यू क्लियर द इंटरव्यू, तो आपकी तमाम चीज़ें जो हैं, वो जो भी ट्रस्ट आपको हायर कर रहा है, उसकी तरफ से पेड होती हैं। जिसमें आपकी अकोमोडेशन है, जिसमें आपकी टिकटिंग है, जिसमें और आपको रीइंबर्समेंट होती है उस तमाम
मतलब कॉस्ट की जो आपने स्पेंड की है अपने इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए, मतलब एक एग्ज़ाम की। ये नहीं कि आपने अगर मल्टीपल अटेम्प्ट दिए हैं, तो ये आप एक्सपेक्ट मत करें कि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट के पे करेंगे। तो आपको एक एग्ज़ाम के वो पैसे वापस कर दिए जाते हैं, देन आपको एनएमसी की फ़ीस भी वापस मिलती है, उसके साथ आपकी सीबीटी की फ़ीस और जो ऑस्की का एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम है, वो जितनी भी एनएचएस ऑर्गनाइज़ेशन है, वो उसकी पेमेंट खुद करते हैं, ठीक है? तो जब जब आप यहाँ पे कंट्री में आ जाएँगे, आप को मतलब जिस भी हॉस्पिटल में आपकी हायरिंग हुई है, उस हॉस्पिटल में आप पहुँच जाएँगे, दे विल आई मीन वो प्रायर आपके अराइवल डेट ऑफ अराइवल से पहले आपका ऑस्की एग्जाम बुक कर देते हैं। तो जब आप आके लैंड करते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आपका एग्जाम जो है वो फलां डेट के ऊपर है और उसके लिहाज से आपको एनएचएस ट्रस्ट जो है वो प्रिपरेशन करवाती है। अब जो अच्छी बात है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के अंदर, अगर तो आप ये तमाम स्टेप पूरे कर लेते हैं और अच्छे तरीके से मतलब आपकी सीवी अच्छी है, आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं, तो आपको कोई भी ट्रस्ट जो है वो हायर कर लेता है, ठीक है? बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास 3-3 4-4 ऑफर्स होती हैं, ठीक है? तो देन उस हाँ, देन उसके बाद यू नीड टू डिसाइड वेयर यू वांटेड टू जॉइन, ठीक है? सबसे अच्छी बात इस टाइम के ऊपर ये है कि इट्स फुली फंडेड, ठीक है? तमाम आपकी कॉस्ट जो है वो पे होती है। आपको ₹1 भी खर्च नहीं करना पड़ता टिल द टाइम आई मीन डेफिनिटली जब आप शुरू में मतलब सारी चीज़ें आपको खर्च करनी है, बट व्हेन यू आई मीन पास द इंटरव्यू यू कम to this country, okay, you will be, I mean, reimbursement with the cost of, I mean, whatever you spend on your test and all those things. So इस तरीके से होती है। अब अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के लिहाज से अगर हम बात करें क्योंकि हमारी ऑडियंस ज़्यादातर पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान फॉर नाउ इट्स इन आई मीन द रेड लिस्ट कंट्री, ठीक है? बट इट डज़न्ट मीन कि हम लोग पाकिस्तान से नहीं उठा रहे, ठीक है? उसमें 2 तरीके और भी हैं, ठीक है? पहला तरीका तो ये है कि मतलब आप जो है किसी भी नर्सिंग होम में अप्लाई करके एक चैनल वो है कि आप नर्सिंग होम की तरफ से आ जाएँ। अब कुछ नर्सिंग होम जो कि अच्छे नर्सिंग होम हैं और जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं जो कि मतलब वेल नोन हैं, तो वो सेम प्रोसेस फ़ॉलो करते हैं। वो आपको आपको कोई चार्जेस मतलब कोई चीज़ चार्ज नहीं करते, ठीक है? या मिनिमल ये होता है कि मैक्सिमम आप अपनी फ्लाइट पे करेंगे, ठीक है? फ्लाइट पे करके आपको आ जाते हैं, बट वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। रिगार्डिंग द एनएचएस अभी रिसेंटली कुछ अपडेट क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट में हूँ, तो हम लोगों को अपडेट आती रहती है क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली आपकी नज़र से भी गया होगा कि एथिकल अनएथिकल हायरिंग का मसला चल रहा था। तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे एनएचएस ट्रस्ट ने पाकिस्तान से डायरेक्टली भी हायर किया है। बट प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, उसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे नाइजीरिया है, रिसेंटली ज़िम्बाब्वे ऐड हुआ है और बहुत सारी कंट्री है, लंबी लिस्ट है, एक मतलब जो रेड लिस्टेड कंट्री है। सोमालिया है, इराक है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो बहुत टाइम जाएगा हमारा। तो उन कंट्री से भी हायरिंग नहीं होती। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान है, बहुत सारी कंट्री हैं, वहाँ से हायरिंग नहीं होती। तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान से अब वो एजेंसीज़ बीच में इन्वॉल्व होती हैं, तो एजेंसीज़ ने वहाँ से लोगों को लेके हायर किया कुछ ट्रस्ट के अंदर। तो अभी रिसेंटली एक मर्तबा दोबारा सोमालिया और ज़िम्बाब्वे और पाकिस्तान की वजह से ये चीज़ हाइलाइट हुई थी, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, तो वो अनएथिकल हायरिंग के अंदर आ रहा था, ठीक है? अब अच्छी चीज़ ये थी कि उसमें डायरेक्टली एनएचएस ट्रस्ट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जब हम हायरिंग करते हैं, तो हमारे पास हम 3rd लेयर में आते हैं। हमसे पहले 2 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर्स हमारी होती है जो कि हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसके साथ उस ट्रस्ट का किसी भी ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो एजेंसी जो होती है वो लाइन अप करती है लोगों को मतलब वो सीवीज़ कलेक्ट करती है, वो लोगों की इनिशियल डॉक्यूमेंट की जो है वेरिफिकेशन करती है और वो फॉरवर्ड करती है एक हमारी एजेंसी को जिसको हम कहते हैं एनएचएसपी व्हिच यू आर अवेयर, ठीक है? तो वो एनएचएसपी क्या करती है कि वो मतलब कैटेगरी के लिहाज से देखती है कि हमें कितने लोग चाहिए, देन दे विल फॉरवर्ड टू द ट्रस्ट, स्पेसिफिक ट्रस्ट, ठीक है? अब जैसे मैं जिस ट्रस्ट में हूँ, अगर मुझे 10 लोगों की नीड है, तो वो मुझे 12 से 15 सीवीज़ देंगे, ठीक है? देन आई विल इंटरव्यू दोज़ 15 पीपल एंड आई विल इवैल्यूएट कौन से 10 मुझे हायर करने हैं उनमें से, ठीक है? क्योंकि डेफिनिटली कुछ लोग अप टू मार्क नहीं होंगे, कुछ स्पेशलिटी वाइज़ फॉल नहीं करेंगे, कुछ की मतलब प्रॉब्लम होगा कम्युनिकेशन में किसी चीज़ में, कोई कोई भी चीज़ ऐसी हाइलाइट होती है, स्किल फिल नहीं होंगे।
तो देन फिर हम फ़ोकस करते हैं। अच्छा, रिसेंटली जो अपडेट थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि अब जब ये डिस्कशन चला था एथिकल और अनएथिकल हायरिंग का, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के ऊपर बीपीएनएमए के प्लेटफ़ॉर्म और इधर-उधर काफ़ी जगहों से बात कर रहे हैं उसके ऊपर। तो रिसेंटली ये हुआ कि लास्ट जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ कि अगर कोई बंदा, अगर कोई भी कैंडिडेट आइदर मेल और फीमेल, दे विल डायरेक्टली अप्रोच द हॉस्पिटल। लेट्स सपोज आप ब्रैडफोर्ड टीचिंग हॉस्पिटल में अप्लाई करना करते हैं डायरेक्टली, आप शेफील्ड टीचिंग हॉस्पिटल में अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, या बार्नसले टीचिंग हॉस्पिटल में आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके, उनके पोर्टल से, तो देन दैट हॉस्पिटल हैज़ द अथॉरिटी, वो हॉस्पिटल डिसाइड कर सकता है। देन इट विल नॉट कम अंडर मतलब अनएथिकल हायरिंग, क्योंकि वो बंदा अपनी लेवल के ऊपर अप्रोच कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करने के लिए। सो देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है? कि वो ट्रस्ट जो है, वो उसको इंटरव्यू करके और उसको लाइन अप कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है अभी रिसेंटली हुई है। मतलब ये अपडेट है बहुत सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं, वो काफ़ी सारे ये कहते हैं जी हमने यहाँ अप्लाई किया, हमने वहाँ अप्लाई किया, और सब कहते हैं जी हम हायरिंग नहीं कर रहे पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से नहीं हो रही, बट अगर आप पाकिस्तान के अलावा कहीं पे भी हैं, जैसे आप थे, मैं था और बहुत सारे लोग दूसरे, जैसे हम लोग यूएई में हैं, सऊदी में हैं, माल्टा में हैं, दूसरे जितने भी कंट्री में, उनकी हायरिंग आराम से हो रही है। मतलब गार्ड ऑफ पाकिस्तानी नेशनैलिटी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी की नहीं हो रही, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं तो इस वजह से आपकी हायरिंग नहीं हो रही। तो ये थोड़ी-सी मतलब जो अपडेट थी उसके बारे अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअली जो है ट्रस्ट वो हायर कर रही हैं, जो भी उनको अप्रोच करता है इंडिविजुअली। बाकी ये है कि एजेंसी किसी के थ्रू जो है वो नहीं हो रही है हायरिंग, मतलब जो एजेंसी उस अगर एजेंसी के रूट से जाएंगे तो आप में। राइट लिस्ट में, एग्ज़ैक्टली, वरना बिल्कुल ऐसा ही इंडिविजुअली है, आप जाएं तो क्योंकि आपकी हायरिंग बहुत नहीं। सारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, आपको भी पता होगा एनएचएस के अंदर जितने भी हैं, वो आउटसोर्स एजेंसीज़ हैं, ठीक है? अ, बहुत सारी एजेंसीज़ के ऑफिसेज़ आपको पाकिस्तान यहाँ पे नहीं मिलेंगे, यूके में नहीं मिलेंगे। दे आर ऑपरेटेड ऑनलाइन, ठीक है? जिसमें से बहुत सारी मैक्सिमम एजेंसी जितनी मैं जानता हूँ, वो इंडिया से ऑपरेट होती हैं, ठीक है? तो उनकी वर्कफ़ोर्स भी मेनली इंडिया से आती है और उनको अच्छा इन्फ्लक्स मिलता है वहाँ से, ठीक है? तो वहाँ से। बट उसमें दूसरी चीज़ ये, और लोग जहाँ से उनको मतलब अप्रोच करते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उनको नंबर पूरे करने होते हैं। उनको एक इंडियन बंदा हायर करने के लिए भी सेम पैसे मिलेंगे और एक पाकिस्तानी हायर करने के लिए भी सेम मिलेंगे, बट आगे से लिमिटेशन आ जाती है। तो वो जो हम लोग बात कर रहे थे लिमिटेशन की, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। अगर मैं और आप डायरेक्टली किसी भी ट्रस्ट को अप्रोच करेंगे अपने लेवल के ऊपर, कि आई एम वन ऑफ द नर्स, I have completed all this requirement, which is including, I mean, English test or CBT. Okay, and then I'm willing or I'm looking forward to join your hospital if you give me these opportunities. तो definitely वो trust liable है उसको इंटरव्यू करने के लिए, बशर्त है कि आपने राइट अप्रोच के ऊपर जाके, राइट एड्रेस के ऊपर जाके आपने अप्लाई किया हो। क्योंकि बहुत सारे ट्रस्ट के अंदर जो मेन डिपार्टमेंट होता है वो वर्क फोर्स डेवलपमेंट का होता है, जो कि डील करता है आपकी टोटल हायरिंग को। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में जो है एचआर होता है, ठीक है? सिर्फ एचआर ही है। यहाँ पे वर्कफोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली ईच मतलब हॉस्पिटल के अंदर होता है। वो मेनली डील करता है आपकी तमाम हायरिंग को। जब वो क्लियर कर लेते हैं, देन दे विल फॉरवर्ड टू एचआर। तो आपका जो फर्दर प्रोसेस होता है वो एचआर करता है। बट जो आपकी इनिशियली इंटरव्यू होता है, जो आपकी सिलेक्शन होती है, और जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं, असाइनमेंट होता है या आपको किस डिपार्टमेंट में डालना है, वो वर्कफ़ोर्स की तरफ से मतलब असाइन किया जाता है। तो अगर आप वर्कफ़ोर्स की तरफ अप्लाई करेंगे, और ये आपको आराम से मिल जाते हैं, हर किसी ट्रस्ट की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएँगे तो आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी। उनकी जर्नल ईमेल जो है वो पर्सनल नहीं दी जाती, लेकिन जर्नल जो उनकी वर्कफ़ोर्स डेवलपमेंट की या एचआर को अप्रोच करने की, वो हर ट्रस्ट के वेब पेज के ऊपर मौजूद होती है, अगर आप उस डिपार्टमेंट के अंदर जाके देखें। तो आप वहाँ से अगर अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस 70% एंड अबव है कि आपकी सीवी डायरेक्टली उनके पास जाएगी। इफ दे विल कंसीडर इट, दे विल हायर यू। देन इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि कुछ आउटस्कर्ट्स के अंदर हॉस्पिटल है, जैसे लंदन की पेरिफेरी के अंदर हैं, या कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते फॉर मैनी रीज़न, ठीक है? वो हम लोग यहाँ पे रहने वाले जो है बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि जब हम लोग भी बाहर थे, तो आपको भी पता होगा
कि हम कहते थे जी यूके जाना है। अब यूके में कहाँ जाना है, ठीक है? यूके में कहाँ जाना है, ये नहीं पता। अब यूके तो बहुत बड़ा है, ठीक है? आप स्कॉटलैंड चले जाएँ, वो भी यूके में आएगा, आप वेल्स चले जाएँ, वो भी यूके में आएगा। फिर यूके के अंदर बहुत सारी ऐसी काउंटीज़ हैं कि जहाँ पे आपको मतलब अपने रिलिजन के हिसाब से और अपने उन रहन-सहन के हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है? अब कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही व्हाइट हैं। ठीक है? कि वहाँ की पॉपुलेशन टोटल व्हाइट है। तो वहाँ पे भी आपको लगता है आप शुरू में तो आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन बाद में आपको आपको पता चलता है कि यार मैं यहाँ पे भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि आप हाँ, तो जो को आउटस्कर्ट के अंदर हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी आपकी हायरिंग आराम से हो जाती है क्योंकि वहाँ पे लोगों का इन्फ्लक्स कम होता है। ठीक है? अब जो दूसरे काउंटीज़ के अंदर हैं या कोई ऐसी जगह है कि जो मतलब जैसे ब्रेडफोर्ड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडियन पाकिस्तानी मिक्स है। तो वहाँ पे फिर लोगों का मतलब जो अप्लाई करने का रुझान होगा वो कितना ज़्यादा होगा, ठीक है? इसी तरीके से मैनचेस्टर चले जाएँ, तो मैनचेस्टर में भी बहुत सारे लोग मैनचेस्टर में जाना चाहते हैं क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेस। अब बहुत सारे लोग लंदन में जाना चाहते हैं, लेकिन लंदन के आउटस्कर्ट में नहीं जाना चाह रहे। अब जिनको पता है, जो देखते हैं। तो ये भी एक चीज़ ज़हन में रखें, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी ट्रस्ट में आप आने के लिए अप्लाई करें। सबसे पहले आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, आपको इंटरव्यू की कॉल चाहिए, आपको ये चाहिए कि आपको मतलब स्पॉन्सरशिप मिल जाए उस हॉस्पिटल से। वन्स यू आर इन द कंट्री, then you can change. And I think you can give a lot of information about changing jobs. You're an experienced person. सही कहा इरफान भाई आपने। 3 ट्रस्ट तो मैं चेंज कर चुका हूँ। 2 साल में मैंने 3 ट्रस्ट चेंज कर ली हैं। और ये है Mhm. कि एक बार यहाँ पे आप आ जाते हैं तो फिर आपके लिए जॉब्स Exactly. चेंज करना मतलब ट्रस्ट चेंज करना कोई Exactly. इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। मेन चीज़ ये होती है कि आप एक दफ़ा यूके पहुँच जाएँ किसी भी तरीके से। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन जो है वो ये है कि जैसे एनएचएस जॉब्स जो है मतलब यूके में आप जहाँ भी जाते हैं एनएचएस जॉब्स के थ्रू जाते हैं। तो अगर एनएचएस जॉब्स के थ्रू अगर ओवरसीज़ नर्सेज अप्लाई करते हैं तो उनका क्या प्रोसीजर होता है? मतलब ये कि वो एनएचएस जॉब्स के ज़रिए अप्लाई करें या फिर उनके डायरेक्टली जो हॉस्पिटल की एचआर है उसमें सीवी ड्रॉप करें? एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और ये मेरे जहन से भी निकल गया था क्योंकि हम लोग फ्लो में चल रहे थे। अच्छा, अब जो एनएचएस जॉब की एप्लीकेशन है क्योंकि आपके पास रिक्वायरमेंट अभी आपने कंप्लीट नहीं की, आपके पास पिन नंबर नहीं है। तो अभी आपके पास पिन नंबर नहीं है तो आप आएँगे इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के रूट के ऊपर, ठीक है? तो आप अगर जैसे लेट्स सपोज़ पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के रूट के ऊपर आएँगे। तो जो मैंने पहले बात की कि आप अगर डायरेक्टली ट्रस्ट को अप्रोच करेंगे तो आप उसको अप्रोच ये करेंगे कि भाई आई एम लिविंग इन पाकिस्तान बट आई वांटेड टू मूव इन इंग्लैंड। तो वो जो आपका इंटरव्यू करेंगे वो उसी रूट के ऊपर करेंगे, ठीक है? वो एथिकल और अनएथिकल हायरिंग वो डिफरेंट मतलब वो उसकी वजह से ये मैंने चीज़ बताई थी कि वो ट्रस्ट के पास आपकी सीवी आई, अब ट्रस्ट आपको आइडेंटिफाई करेगा, वो आपकी सीवी रिव्यू करेगा कि ही इज़ अ पोटेंशियल पर्सन और ही इज़ अ पोटेंशियल लेडी, ओके व्हाई नॉट टू इंटरव्यू दिस पर्सन, ठीक है? तो वो आपको इंटरव्यू करेंगे डायरेक्टली, तो वो जो आपको हायर करके लाएँगे, वो इसी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के रूट पे लाएँगे। बिकॉज़ यू नीड टू पास OSCE एग्ज़ाम, ठीक है? जब आपने इनिशियल 2 स्टेप पास किए हैं जिसमें आपकी जिसमें आपका इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है और उसके अलावा आपकी जो है वो सीबीटी की रिक्वायरमेंट है, बट स्टिल यू नीड टू पास द थर्ड कंपोनेंट व्हिच इज़ OSCE और OSCE पास करने के बाद ही आपको पिन नंबर मिलेगा। तो वो जो आप जिस लेवल पे आएँगे वो आप इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के लेवल पे आएँगे। अब जो एनएचएस जॉब्स के ऊपर जो है जो सारी चीज़ें हैं, वो है बैंड 5, बैंड 4, बैंड 3 और बैंड 6 और बैंड 7 के लिए, ठीक है? So you can still apply on that position, but on people who already have the PIN number, ठीक है? जैसे मैं और आप हैं, हमारे पास ऑलरेडी पिन नंबर है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उन जॉब पे हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यूके की फुल फ्लैश रजिस्ट्रेशन है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट वाले मतलब वे पे आना पड़ेगा। वन्स एग्ज़ैक्टली तो वन्स यू गॉट द रजिस्ट्रेशन देन उसके बाद आप ऊपर आ जाएँ। अच्छा, एक तो ये प्रोसेस है और दूसरी चीज़ एनएचएस जॉब की आपने बात की, तो उसमें एक चीज़ और हो सकती है कि अभी यहाँ पे रिसेंटली आपको मुझे सबको पता है तकरीबन
कि यहाँ पे सीनियर केयरर वगैरह की जो है जो मतलब जॉब्स हैं वो काफ़ी सारी हैं। तो वो एक रूट है, उसके ऊपर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। देन अगेन इट डिपेंड मतलब ऑन एनएचएस ट्रस्ट कि अगर वो आपको इंटरव्यू करता है, देन यू कैन मेंशन दैट आई एम अ नर्स ओके और मैं इस ट्रस्ट को जॉइन करना चाहता हूँ एक्सवाईज़ेड को एज़ अ सीनियर केयरर और व्हाटएवर जो भी है। तो आप उस रूट पे आएँ एंड देन आके अपना एग्ज़ाम देके और वंस यू पास योर एग्ज़ाम ठीक है, आपने अपना ऑस्की पास कर लिया, आपको पिन नंबर मिल गया, तो आप अपना बैंक चेंज कर लें, अपनी जॉब चेंज कर लें, उसी ट्रस्ट में कर लें, ठीक है? वो आपको मतलब जो अगर आप एज़ अ सीनियर केयरर कर रहे थे, तो आपको बैंड 4 से बैंड 5 के ऊपर आपको प्रमोशन मिल जाएगी और आपको एज़ अ नर्स जो है वो काम करने दिया जाएगा। तो ये हो सकता है, ये एक अलग से रूट है। बट ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान से डायरेक्टली बैंड 5 की जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे अनटिल अनलेस यू हैव द पिन नंबर, आपके वहाँ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अच्छा इरफान भाई, थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है, मतलब रिसेंटली आपने जो मीटिंग्स की हैं, आपने दो चार मीटिंग्स की हैं, उसमें आपने ये पूछा है कि भाई एग्ज़ैक्टली। एनएचएस में जो केयरर्स हैं उनकी जॉब्स ओपन हुई हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? मतलब जो ओवरसीज़ नर्सेज हैं, जो ओईटी आइल्स नहीं कर पा रहे, तो वो अगर केयरर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उनको क्या मशवरा देते हैं कि वो एज अ कैरियर अप्लाई करें, और उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, अभी रिक्रूटमेंट शुरू हुई है या नहीं हुई है? इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें प्लीज़। और ये कि इस कैरियर के अलावा फिजियोथेरापिस्ट या कोई और जो प्रोफेशंस वाले हैं उनकी भी रिक्रूटमेंट शुरू हुई है या सिर्फ अभी जो है वो पाइपलाइन में है? एग्जैक्टली थैंक यू सो मच वंस अगेन गुल ये बहुत अच्छा टॉपिक है इसमें मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि रिसेंटली हमारी जो मीटिंग हुई है लास्ट मंथ में ठीक है तो रिक्रूटमेंट जो है वो एनएचएस में स्टॉप नहीं होने वाली फॉर द टाइम बी ओके अंटिल ईयर ऑफ 2023 अब कुछ ऐसा हुआ है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो नर्सेज ही हायर कर रहे हैं हम अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के ऊपर भी अभी नेक्स्ट मतलब जनवरी में जाएँगे क्योंकि अभी तो आपको पता है कि ये दिसंबर आ गया है, तो दिसंबर में तकरीबन चीज़ें जो है, वो थोड़ी स्लो हो जाती हैं बिकॉज़ ऑफ द क्रिसमस एंड ऑल दोज़ थिंग। तो अभी रिसेंटली जो अपडेट है, उसमें ये है कि अभी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसमें कि सीनियर केयरर भी शामिल हैं और जिसमें कि वर्कर भी शामिल है, व्हिच इज़ बैंड 2 एंड बैंड 3। अब बैंड 2 और बैंड 3 के लिए ये है कि रिक्वायरमेंट मिनिमम है एज़ ऑफ नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट द रिक्वायरमेंट बिकॉज़ वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, ठीक है? बट आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर या दिसंबर के बाद वो पब्लिश हो जाएँगी। ऑलरेडी बजटिंग वगैरह सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, बस प्रोग्राम को रोल आउट करना जो है वो रह गया है। तो उसमें अभी जो नया नेक्स्ट फ़ोकस है वो हमारा ये होगा कि मतलब केरर, सीनियर केरर और उसके अलावा जैसे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के अंदर नर्सेज़ हैं, ओडीपीज़ हैं, पोडियाट्रिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इन तमाम लोगों की हायरिंग होगी। अ, कुछ चीज़ें ये हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और काफ़ी सारे ऐसे प्रोफ़ेशन हैं जो कि मतलब रजिस्टर पाकिस्तान में हैं, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हम लोग हायर करके लेके आएँगे, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, वो लोग जो एक्स-रे टेक्नीशियन हैं, वो भी हैं, विद डिग्री प्रोग्राम, ठीक है? सीटी स्कैन टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन एमआरआई टेक्नीशियन, ठीक है? ये तमाम लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है और जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट विल बी जर्नल आईएलटीएस होगा उनका जो कि यूकेवीआई है, बिटवीन 6 और 7 तकरीबन इतना ही होगा। ठीक है? तो उसके लिए लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा रूट जो है वो यहाँ पे अभी नर्सिंग होम का है, तो नर्सिंग होम में काफ़ी सारे हमारे लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे जानने वाले दोस्त यार और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग कि जिनको हम किसी की वजह से पहचानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैंने हेल्प की, तो वो अभी यहाँ पे मतलब काम उन्होंने शुरू कर दिया। दे आर गुड एंड देन रिसेंटली अगर हम एनएमसी की अपडेट को देखें तो जो लोग यहाँ पे एज़ अ सीनियर केयरर आए हैं, वो 1 साल के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप तो 7 बैंड पास नहीं कर सकते और ओईटी में बी नहीं ले सकते, तो ये भी एक मतलब वे है यहाँ पे आने के लिए। अच्छा, इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें आप कहीं से भी आ सकते हैं, पाकिस्तान से भी आ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सीनियर केयरर तो आपके जो है वो रेड लिस्ट के अंदर है नहीं, ठीक है? तो उनकी हायरिंग आराम से हो जाती है, उनका कोई मसला नहीं है। बट नर्सेज़ जो है वो रेड लिस्ट के अंदर हैं,
तो मैं कहूँगा आपके तवज्जुह से, आपकी वीडियो के तवज्जुह से जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई जितने लोग भी चाहते हैं कि वो अगर मूव होना चाहते हैं, दे आर नॉट आई मीन एबल टू पास द लेवल ऑफ इंग्लिश व्हिच इज़ नीडेड फॉर द नर्सिंग मतलब रजिस्ट्रेशन, तो एक ये भी रूट है। बट मैं फिर दूसरी बात ये कहूँगा कि जितने लोग जो है वो पास कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में वो फ़ोकस अगर इंग्लिश के ऊपर करें, वो सबसे बेस्ट रूट है। एग्ज़ैक्टली, जी, बिल्कुल इरफ़ान भाई, जो नर्सेज़ हैं और ये है कि वो ओईटी, आइएलटीएस करके आएँ तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एग्ज़ैक्टली, और बाकी हमने आपने हम सब ने जो है ना थोड़ी-सी मेहनत की थी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ओईटी कर लिया है और अभी यूके में हैं। तो थोड़ी-सी मेहनत करें तो आप इज़िली ओईटी कर सकते हैं ना, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। एग्ज़ैक्टली, और बाकी एग्ज़ैक्टली, आपकी ऐसा बड़ी ही है। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपने बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है ना कभी आप जो है ना आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको तंग करेंगे। Thank you so much, Gul, for inviting me here, and thank you so much for all your effort. You are doing the good job. Keep it up.